नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आज का हमारा वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में है। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में कि किस तरह से इस सभ्यता की खोज हुई, इसका समय क्या था और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उम्मीद करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जो आज का हमारा वीडियो है इसके विस्तार के बारे में है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पिछले कई सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है हम इसके विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो हम देखते हैं कि भारत में इसका विस्तार कहाँ था। तो भारत में इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, ये उत्तरी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत में इस सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये सभ्यता फैली हुई थी। और यह न केवल भारत में बल्कि यह इसके खोजे गए सभी स्थल जो है 3 देशों से मिलते हैं। तो इसके जो स्थल हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं, भारत से और पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से भी इसके 2 स्थल मिलते हैं। अब तक इसके लगभग अगर देखें तो 2800 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, लेकिन जो प्रमुख स्थल हैं वो लगभग 1500 हैं। और भारत में इसके सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं, लगभग 900 से अधिक स्थल इसके भारत में खोजे गए हैं। वहीं पाकिस्तान में इसके 500 से अधिक स्थल मिलते हैं और अफ़गानिस्तान में लगभग 2 स्थल मिलते हैं इसके। तो अगर हम इसकी बात करें कि इस सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी, सबसे उत्तरी सीमा इसकी थी जम्मू कश्मीर में मांदा एक स्थल है जहाँ पर इस सभ्यता का एक स्थल प्राप्त हुआ है। और दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और यहीं पश्चिम में बलूचिस्तान में एक स्थल पड़ता है सुतकांगे डोर। तो इसका जो सबसे पश्चिमी स्थल है खोजा गया सुतकांगे डोर, और सबसे उत्तरी स्थल मांदा, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और सबसे दक्षिणी स्थल इसका दाइमाबाद। इस तरह अगर हम इसको मिला दें तो इसकी जो चौहद्दी बनती है, यानी जितने एरिया में फैली थी, यह एक त्रिभुजाकार एरिया निकल करके आता है। यानी यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में फैली हुई थी और यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और जैसे जैसे इसके नए स्थल खोजे जा रहे हैं तो इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। कई बुकों में तो ये मिलता है कि लगभग इसका क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है, लेकिन अगर एनसीईआरटी को हम फॉलो करें तो एनसीईआरटी में इसको 12,99,000 लिखता है, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस सभ्यता का जो विस्तार था एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में, और इसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किलोमीटर। यानी कि पश्चिम से पूर्व में यह 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में लगभग 1400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। यानी कि इससे पता चलता है कि यह सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। अब बात करते हैं इसका जो पश्चिमी स्थल है, यह बलूचिस्तान में पड़ता है जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। दाइमाबाद जो दक्षिणी हिस्सा है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। और इसका जो सबसे उत्तरी हिस्सा है मांदा, वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मांदा ये चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे हैं। और जो इसका दक्षिणी स्थल प्राप्त हुआ है दाइमाबाद, यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे है। वहीं इसका सबसे पश्चिमी स्थल जो इसकी सीमा बनाता है सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे है। यानी इसका जो पश्चिमी स्थल है सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे, उत्तर में यह मांदा चिनाब नदी के किनारे और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और दक्षिणी इसका सबसे स्थल जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे है। यानी इतने विस्तृत एरिया में यह सभ्यता फैली हुई थी। तो इससे पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ी सभ्यता थी।
वहीं कुछ इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि जो सुमेरियन सभ्यता थी इराक में और मिस्र में मेसोपोटामिया, अगर इन दोनों सभ्यता को मिला दें तो इससे लगभग 12 गुना ज़्यादा बड़ी थी हमारी सिंधु सभ्यता। यानी यह एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो अब बात करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है कि इसके स्थल कहाँ से मिले हैं। तो अगर हम मैप के माध्यम से इसके स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे तो आगे आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ऐसे दे सकता है मिलान के सेंस में कि मिलान करिए, 4 आपको ऑप्शन देगा कि कौन सा स्थल किस राज्य में है। एक तरफ स्थल दे देगा, एक तरफ राज्य दे देगा। तो अगर आपको मैप के माध्यम से पढ़ते हैं ये पता है कि कौन से राज्य में कौन सा स्थल मिला है तो काफ़ी आसानी होती है। तो आज हम पहले ये देखते हैं कि इसके स्थल कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसके खोजे गए सभी स्थल सिर्फ 3 देशों से मिलते हैं। अफ़गानिस्तान से इसके सिर्फ 2 स्थल मिलते हैं। कौन कौन से आइए देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान से इसके 2 स्थल मिलते हैं। पहला जो हमारा है सोतुगोई और दूसरा स्थल मुंडीकाक। याद रखना बहुत ही आसान है। अफ़गानिस्तान से कौन कौन से, सोतुगोई और दूसरा मुंडीकाक। वही बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसके लगभग 500 से ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं और भारत में इसके जो प्रमुख स्थल हैं लगभग 900 से ज़्यादा हैं। तो क्या सभी याद रखना ज़रूरी है? तो नहीं, सभी नहीं याद रखना है। हमें जो याद रखना है कुछ प्रमुख स्थल ही हैं और उनके लिए हम आज देखते हैं कि कहाँ से, किस राज्य से कौन से स्थल मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में इसके जो सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, ये याद रखना ज़रूरी है। भारत में इसके सर्वाधिक स्थल जो प्राप्त होते हैं गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आज़ादी से पहले इसके सिर्फ 40-50 स्थल ही खोजे गए थे और इसके बाद आज़ादी के बाद जब इस सभ्यता की खोज के बारे में उत्खनन कार्य शुरू हुआ और इसके नए नए स्थल की खुदाई हुई तो गुजरात राज्य में इसके सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए और गुजरात में इसके सबसे महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए। तो सिंधु सभ्यता में गुजरात राज्य का एक बहुत ही अहम रोल है और वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। जैसे कि आप जानते हैं लोथल है, इसका महत्वपूर्ण बंदरगाह था और बहुत बड़ा केंद्र था। तो अब हम बात करते हैं इसके स्थलों के बारे में जो कि पहले पाकिस्तान में मिले हैं। तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, इस सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त होता है और रावी नदी के तट पर यह पंजाब में है। और ये पाकिस्तान के मुख्यतः 3 प्रांत ही हैं जहाँ से हमें इस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर इस पंजाब प्रांत है और यहाँ सिंध प्रांत, यहाँ पर बलूचिस्तान। तो इसके जो पंजाब प्रांत से हमें साक्ष्य मिलते हैं पहले हम उनकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान से इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा, ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिलता है। वहीं इसके सिंध प्रांत से इसके 2 स्थल मिलते हैं। एक ये सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो और वहीं इसके बाएं तट पर ये यहाँ पर एक स्थल है जिसको कहते हैं कोट दीजी। यानी सिंध प्रांत से इसके हमें 3 स्थल प्राप्त होते हैं। सिंध प्रांत से इसके 3 स्थल प्राप्त होते हैं। एक दाएं तट पर मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के बाएं तट पर कोट दीजी। वहीं थोड़ा नीचे और आएंगे तो यहाँ पर एक स्थल मिलता है चन्नोदड़ो। तो हमें याद रखना बहुत आसान है कि सिंध प्रांत से कौन कौन से मिले। एक तो सबसे पहला जो मुख्य स्थल है इसका हड़प्पा, दूसरा जो इसका सिंधु नदी के बाएं तट पर है कोट दीजी और तीसरा उसके थोड़ा और नीचे सिंधु नदी के ही बाएं तट पर चन्नोदड़ो। तो सिंध प्रांत से इसके 3 स्थल मिलते हैं, हड़प्पा, कोट दीजी और चन्नोदड़ो। पंजाब प्रांत से इसका एक स्थल है हड़प्पा जो कि बहुत ही प्रमुख स्थल है। वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान से इसके 3 स्थल मिलते हैं मुख्यतः। यहाँ पर आपका बलूचिस्तान है और इसका जो एक प्रमुख स्थल है सुतकांगेडोर
जो सबसे इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। इसके बाद यहाँ पर एक आपका रहेगा सूतकांगे डोर के बाद इधर पड़ता है डाबरकोट। सूतकांगे डोर के बाद इधर पड़ता है डाबरकोट और थोड़ा और इधर बालाकोट। तो बलूचिस्तान से 3 स्थान याद रखना ज़रूरी हो जाता है। कौन कौन से? एक तो सूतकांगे डोर और दूसरा डाबरकोट, तीसरा बालाकोट। तो हमने पाकिस्तान में देख लिया कि कौन कौन से स्थल इसके महत्वपूर्ण हैं। पंजाब से 1 और सिंध प्रांत से इसके 3 स्थल, ये हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो है। सिंधु नदी के दाएं तट पर सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्होदड़ो। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है और ये जो सिंध प्रांत से प्राप्त होते हैं यह सिंधु नदी के किनारे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। अब चूंकि हम लोग शुरू से सिंधु सभ्यता पढ़ते आ रहे हैं और हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल है, तो ऐसा लगता है कि यह सिंधु नदी के किनारे ही होगा और सबसे पहला ऑप्शन यही देता है। तो यहाँ ध्यान रखना जरूरी कि जो हड़प्पा है स्थल वह रावी नदी के तट पर मिला है। अब हम देखते हैं भारत में इसके कहाँ से कौन से स्थल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में देखते हैं, जहाँ से हमें एक स्थल मिलता है और वो कौन सा है? मांदा। तो जम्मू कश्मीर से एक स्थल मिलता है मांदा। और इसके बाद आते हैं हम पंजाब, जो उसके नीचे ही हैं। तो पंजाब से हमें कौन कौन से स्थल मिलते हैं? यानी जो भारतीय पंजाब था भारत के हिस्से में, वहाँ से हमें 2 स्थल मिलते हैं। पहला है रोपड़ और दूसरा संघोल। यानी भारतीय पंजाब से हमें इसके 2 स्थल मिलते हैं, पहला रोपड़ और दूसरा संघोल। अब हम इसके बाद अगर बात करें, इसके नीचे हरियाणा इधर आते हैं, ये हरियाणा है। हरियाणा से हमें इसके जो स्थल मिलते हैं वो 3 स्थल मिलते हैं। और हरियाणा से मुख्यतः 3 स्थल कौन कौन से याद रखना बहुत आसान है। पहला राखी गढ़ी, दूसरा बनावली और तीसरा भगवानपुरा। तो हरियाणा से इसके जो खोजे गए स्थलों में से 3 प्रमुख हैं। कौन कौन सा? राखी गढ़ी, बनावली और भगवानपुरा। इसको याद रखने का आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भगवान का नाम लेकर के राखी बंधवाली, यानी हरियाणा में जाके राखी बंधवाली, राखी से राखी गढ़ी, बंधवाली से बनावली और भगवान का नाम लेकर के। यानी ये 3 याद रखना बहुत ज़रूरी है। भगवानपुरा, बनावली, राखी गढ़ी। बनावली से हमें मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं और राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। यानी अब तक भारत में खोजे गए सभी स्थलों में से राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अगर देखें सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन वह पाकिस्तान में है। और अगर पूछ ले आपसे कि सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हरियाणा में राखी गढ़ी। ये आपसे पूछ सकता है, मैंने समझा तो आपको बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान से जो निकल कर के आते हैं इसके प्रमुख स्थल, एक जो सबसे प्रमुख स्थल है राजस्थान में कालीबंगा, जहाँ से हमें काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और कई बार इसके खोजकर्ताओं के बारे में पूछ लेता है, तो इसके खोजकर्ता थे लाल व थापर। तो काली से मतलब काली और बंगा चूड़िया, यानी काली चूड़िया कहाँ से मिली हैं? राजस्थान से और कालीबंगा से। इसके खोजकर्ता कौन थे? लाल व थापर। अब दूसरा जो स्थल इसका है एक बालाथल, एक स्थल ये भी है जो राजस्थान से मिला है। अब हम बात करते हैं यूपी के बारे में कि यूपी से इसके कौन कौन से स्थल मिलते हैं। तो जो सबसे इसका प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर, जो इसकी सबसे पूर्वी सीमा बनाता है और हिंडन नदी के किनारे है। वहीं इसका एक और स्थल याद रख सकते हैं संघौली, जो कि यूपी में ही पड़ता है, और एक बड़गांव भी है जो यूपी में ही है। तो यूपी से हमें कौन कौन से स्थल मिले?
एक तो आलमगीरपुर, दूसरा संघौली और बड़गांव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ से कौन से स्थल प्राप्त हुए। अब जो इसका सबसे प्रमुख राज्य है गुजरात, जहाँ से हमें कई सारे स्थल मिलते हैं और इसका सबसे प्रमुख केंद्र रहा है, तो अब हम गुजरात के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो सबसे प्रमुख स्थल है लोथल, जो इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है, और लोथल जो कि एक बंदरगाह रहा है, पत्तन रहा है, यहाँ से देशी और विदेशी व्यापार भी होते रहे हैं जलीय मार्ग द्वारा। तो यह इस सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र था। और दूसरा जो स्थल है गुजरात में रंगपुर, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। एक और स्थल है इसमें सुतकोटदा, कंफ्यूज नहीं होना, ये बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर है, और ये जो गुजरात में है यह सुतकोटदा है। सुतकोटदा से हमें जो मिलता है वह घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो कई बार आपसे ये पूछ देता है कि अस्थियों के साक्ष्य, जो घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सुतकोटदा से, गुजरात में। और कभी ये पूछ देता है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से पूर्णतः परिचित थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से पूर्णतः परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं अस्थियों के, वह सिर्फ और सिर्फ हमें सुतकोटदा से ही मिलते हैं और इसके कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो लोथल था गुजरात का प्रमुख बंदरगाह था, और ईरान वगैरह से जो हमारा व्यापार होता था इराक के मेसो सुमेरियन सभ्यता से, तो वहाँ से घोड़े आए होंगे जलीय मार्ग से, तो इस वजह से गुजरात क्षेत्र में इसके अस्थियों के अवशेष पाए गए। अब वहीं हम बात करते हैं कि इसका जो और एक प्रमुख स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा इसका बहुत ही प्रमुख स्थल है, और क्यों है, क्योंकि धौलावीरा से हमें इसके 3 खंडों में विभक्त होने के साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता जो था वह 2 वर्गों में बटा होता था, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, लेकिन धौलावीरा से हमें 3 खंडों में बटे होने के साक्ष्य मिलते हैं। और इसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है क्या, कि इस धौलावीरा से पानी के निकास की जो नालियाँ होती थीं सबसे ज़्यादा सुव्यवस्थित पाई गई हैं। यहाँ से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? लकड़ी की नाली के। अब हमने देखा कि गुजरात में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। लोथल, रंगपुर जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, सुतकोटदा जहाँ से हमें घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिलते हैं, धौलावीरा जहाँ से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिलते हैं, और इससे पता चलता है कि यह सभ्यता कितनी सुव्यवस्थित ढंग से थी और कितनी ज़्यादा विकसित थी। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक और रह गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही स्थल है दाइमाबाद। तो अब आप याद रख सकते हैं कि मैप के माध्यम से हमने देखा, आपको याद रखना काफ़ी आसान होगा। हमने देखा कि इसका जो सबसे पश्चिमी स्थल था जो बलूचिस्तान में है सुतकांगेडोर, वहाँ से हमें कौन कौन से स्थल मिले। पहला सुतकांगेडोर और बालाकोट, डाबरकोट। इधर पूर्व में अगर देखें तो यूपी में आलमगीरपुर और आपका संघौली, बड़गांव। वहीं जम्मू कश्मीर में उत्तर में बात करें, जम्मू कश्मीर में तो एक मादा है। अगर हम पंजाब में बात करें कि इसका पंजाब में जो खोजा गया स्थल है भारतीय पंजाब में, तो रोपड़ और संघोल है। वहीं बात करें हरियाणा में तो राखी, बनावली और भगवानपुरा। इसके बाद राजस्थान में बात करें तो कालीबंगा, बालाथल। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गुजरात में आपने देखा लोथल, रंगपुर, सुतकोटदा और धौलावीरा। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस सभ्यता की एक ये प्रमुख विशेषता भी थी नगर नियोजन। दोस्तों, जिस तरह से ये सभ्यता विकसित थी ऐसा किसी अन्य सभ्यता में नहीं देखा गया। क्यों? आइए देखते हैं इसके क्या पॉइंट थे, क्या बिंदु थे। दोस्तों, इस सभ्यता का जो विकास था वह ग्रिड पद्धति में था। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति मतलब यहाँ की जो सड़कें होती थी वो समकोण पर काटती थी, और ऐसे यहाँ पर मकान बने होते थे, और मुख्य सड़कें चौड़ी होती थी, और इधर जो इसकी गलियाँ होती थी वो थोड़ा इससे संकरी थी, फिर इस तरह मकान होते थे। यानी एक ऐसी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है।
तो एक तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस सभ्यता का विकास जो था वह ग्रिड पद्धति में था। अब बात करते हैं कि समाज के बारे में। समाज इसका 2 वर्गों में बटा था। एक था निम्न नगर और दूसरा था उच्च नगर। यानी जो भी स्थल पाए गए हैं ज़्यादातर उनमें 2 भागों में बटे हुए पाए गए। पहला जो था निम्न नगर था और दूसरा उच्च नगर था। निम्न नगर में गरीब वर्ग निवास करता था, वहीं उच्च नगर में अमीर वर्ग निवास करता था। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें इसके 3 खंडों में बटे होने के साक्ष्य मिलते हैं। अब धौलावीरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वही एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ से हमें इसके 3 खंडों में बटे होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ज़्यादातर इसके जो स्थल खोजे गए तो 2 वर्गों में बटे थे। एक पहला निम्न वर्ग, दूसरा उच्च वर्ग। निम्न वर्ग में गरीब वर्ग निवास करता था और उच्च वर्ग में अमीर वर्ग निवास करता था, जो हमारा उच्च नगर था। जो इसका निम्न नगर था इसको पूर्वी नगर कहा जाता था और जो उच्च नगर था इसको पश्चिमी नगर कहा जाता था। अब हम देखते हैं इसकी ईंटों के बारे में कि उस सभ्यता में किस तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। तो अगर हम ईंटों की बात करें तो इस सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्रयोग में आती थी। जो बड़े बड़े विशाल भवन बनते थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। सड़कें और नालियाँ थी या फिर कुछ और ऐसे छोटे, तो वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो ईंटें हमें यहाँ पर जो मिली हैं वह दोनों तरह की मिली हैं, कच्ची और पक्की। इनका जो ईंटों का अनुपात था वह 4, 2 और 1 का अनुपात था, यानी इस अनुपात में ईंटें मिली हैं। अब बात करते हैं सड़क के बारे में। यहाँ की जो सड़कें थीं वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि जो सड़कें होती थीं कुछ इस तरह से होती थीं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। जो मुख्य सड़क होती थी वह थोड़ा चौड़ी होती थी, यहाँ ऐसे घर बने होते थे। और यहाँ जो बीच की सड़कें थीं वह थोड़ा संकरी होती थी, इस तरह यहाँ मकान बने होते थे। और इस सभ्यता की सबसे एक बड़ी विशेषता क्या थी, यहाँ के जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की ओर न खुल करके वह पीछे की ओर खुलते थे। यानी कि ये जो पतली सड़कें थीं, अब ऐसा क्यों था, तो ऐसा माना जा सकता है कि उस सभ्यता के जो लोग थे वह उस समय जो सड़कों से उड़ने वाली धूल थी या फिर उनको कुछ ऐसा डर था चोरी वगैरह का, तो इसलिए उनके दरवाजे अपनी सुरक्षा के लिए वो उनके जो दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। अगला जो है हमारा कुआं देखते हैं। तो उस समय लगभग उस सभ्यता में जो घरों से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, तो लगभग सभी घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। लगभग सभी घरों से हमें कुआं होने के साक्ष्य मिले हैं। अब ये पानी प्रयोग में होता था तो पानी के निकास की भी व्यवस्था अब कैसी थी आइए देखते हैं। उस समय की हमें जो नालियाँ मिली हैं वह बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से मिली है और धौलावीरा में तो पानी की सबसे ज़्यादा समुचित व्यवस्था थी क्योंकि वहाँ पर हमें लकड़ी के नाली होने के साक्ष्य मिले हैं। अब कैसी होती थी वहाँ नाली की व्यवस्था आइए देखते हैं। इस तरह से मकान बने होते थे और घरों से निकला हुआ पानी यहाँ सड़क के किनारे एक मुख्य नाली होती थी और इस मुख्य नाली से मिल जाती थी। इस मुख्य नाली के ज़रिए ये जो गंदा पानी होता था वह शहर के बाहर जाता था और इस मुख्य नाली में बड़े बड़े हौज बना दिए जाते थे थोड़ी थोड़ी दूर में। तो जो कचरा होता था वह इन हौज में भर जाता था और जब कचरा इसमें भर जाता था तो उस कचरे को निकाल लिया जाता था। इस तरह से पानी की एक समुचित व्यवस्था थी और संचालित होती थी। और इस तरह हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आज जिस तरह से शहरों में व्यवस्था है तो उस समय सिंधु सभ्यता में इससे कम नहीं थी। अब इसके बाद जो हमारा है शौचालय, तो इस सभ्यता के लोग शौचालय से भी परिचित थे और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के लोग शौचालय से परिचित थे। अगला जो है सामूहिक भवन, तो उस समय सामूहिक भवन भी होते थे, जैसे कि आप जानते हैं अन्नागार,
जहाँ पर अन्न भंडार होता था और ज़रूरत के समय वहाँ से निकाला जाता था और जनता में बांटा जाता था और खाते थे वहाँ के लोग। और जो मिला है स्नानागार, यानी कि ये एक सामूहिक होते थे। अन्नागार, अन्नागार, स्नानागार, और क्या हो सकता है, सभागार भी पाया गया है। यानी यहाँ पर क्या होता था, जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, इस तरह से यहाँ सीढ़ियाँ बनी होती थी किनारों से उतरने के लिए, और यहाँ लोग सामूहिक रूप से आते थे और स्नान करते थे। यहाँ पर किनारों पर बने हुए रूम में कपड़े बदलते थे और सभी अपने कार्यों में भाग लेते थे, कोई भी सामूहिक कार्यों में भाग लेते थे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों में सामूहिक भवन प्राप्त होने का मतलब है कि मिलजुल करके सभी कार्यों में भाग लेते थे। और हमने आज देखा कि किस तरह से इसके नगर नियोजन था और कहाँ से इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके जो महत्वपूर्ण स्थल और वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा इसके साक्ष्यों के बारे में, कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, और अगले वो हम चार्ट के माध्यम से बताएंगे आपको, और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।